हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप यादव पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है 21। इससे पहले हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन कहता है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से दो कम है, और यदि अंश में से दो घटा दिया जाता है और हर में दो जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से नई भिन्न जो प्राप्त होती है 1/3 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करिएगा। तो अब एक बात बताइए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भिन्न बराबर क्या होता है। अंश बटे हर होता है। अब सवाल के अनुसार क्या कहा गया है, तो उसने कहा है अंश जो है हर से दो कम है। कितना कम है? दो कम है। तो अब एक बात बताइए, पहले कोई भिन्न होगी तभी तो उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो हम एक मूल भिन्न मान लेते हैं। अब ये भिन्न हम ऑप्शन के अनुसार माने तो बहुत आसान हो जाता है। तो अब देखिएगा, ऑप्शन में क्या कहता है, पहला अंश जो है हर से दो कम है या नहीं है, तो ये भी इसका आंसर होने की संभावना है। इस प्रकार से देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, अंश जो है हर से कितना कम है? 4, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पर अंश जो है हर से कितना कम है? 4, ये आंसर नहीं हो सकता। लेकिन डी ऑप्शन में अंश जो है हर से कितना कम है? 2, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। अब हम मूल भिन्न मान लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं 5/7 है। अब सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है अंश में से दो घटाया जाए। तो अंश में से दो घटाएं और हर में दो जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो भिन्न प्राप्त होती है, ऊपर 3 आता है और नीचे 9 आता है। अब जब 3 से 9 को डिवाइड करते हैं तो हम कह सकते हैं हमारे अनुसार जो भिन्न प्राप्त होती है वह कितनी प्राप्त होती है? 1/3। और सवाल के अनुसार भी कितना प्राप्त होती है? 1/3 भिन्न प्राप्त होती है। ये तब संभव हुआ जब मूल भिन्न कितनी थी? 5/7। तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार मूल भिन्न कितनी होनी चाहिए? 5/7 होनी चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राहुल ने किसी संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय उसे 2 से विभाजित कर दिया और उसका उत्तर 2 मिला। आगे कहता है तो वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, कोई संख्या थी और इस संख्या को राहुल को किससे गुणा करना था? 2 से गुणा करना था। लेकिन उसने 2 से गुणा ना करते हुए 2 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। और इस प्रकार से उसको जो उत्तर मिला है वो कितना उत्तर मिला है? 2 उत्तर उसका प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 2 प्राप्त हुआ है। तब एक बात बताइएगा, यदि मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो हम कह सकते हैं कैसे? अब इसके नीचे क्या लिखा है? 1 लिखा है, तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि राहुल को गुणा करनी थी किससे? 2 से। लेकिन राहुल ने गुणा किससे करी है? 1/2 से। किसको गुणा करी है? संख्या को गुणा करी है। तो हम संख्या मान सकते हैं, तो संख्या कितनी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए? 2 मान लेते हैं। या कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, 2 को गुणा किससे करनी थी सही आंसर लाने के लिए? 2 से गुणा करनी थी। तो मेरे अनुसार सही आंसर कितना आना चाहिए था? 4 आंसर आना चाहिए था। लेकिन 2 को गुणा किससे की गई है? 1/2 से गुणा की गई है, तो 2 से 2 कट जाता है। तो हमारे अनुसार आंसर कितना आया? 1 आया। लेकिन आंसर में कितना दे रखा है? 1 की वैल्यू 2 दे रखी है। तो 1 का मान 2 है, तो सही उस आंसर क्या होना चाहिए? तो 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 दूनी 8। तो हमारे अनुसार इसका सही आंसर जो होना चाहिए वह 8 होना चाहिए। तो यही तो आपसे पूछा था, वास्तविक उत्तर ज्ञात करिएगा। तो आंसर कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपसे पूछा है इसका मान परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा या पूर्णांक होगा। तो अब बताइए, इसको पहले हम सोल्व करते हैं। ऊपर क्या लिखा है? 3√5 लिखा है, प्लस कितना लिखा है? 125 रूट लिखा है, और डिवाइड बाई इस 80 रूट लिखा है, और प्लस 6√5 लिखा है। तो अब एक बात बताइए, इसको हम जब सोल्व करते हैं, यहाँ कितने लिख सकते हैं? यहाँ तो 3√5 लिख रहेगा। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 × 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी अनुसार इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 पंजे कितना होता है? 80 होता है। अब बताइए, 6√5 ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। अब यदि मैं आपसे कहता हूं 3√5 यहां तो आ चुका है, और यदि मैं आपसे कहता हूं 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। तो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना लिखा होगा? 5 लिखा होगा। इसी अनुसार 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। 4√5 हो जाता है, और यहां पर कितना होगा? 6√5 हो जाता है।
अब यदि इन दोनों को देखें तो सेम करनी है, जुड़ सकती है। तो अब बताइए यहाँ पर कितना आएगा, 8√5 हो जाता है, और नीचे क्या जाता है, 4√5 और 6√5 कितना हो जाता है, 10√5 हो जाता है। अब √5 से √5 कट जाता है, ऊपर क्या आएगा 8 और नीचे आ जाता है 10। इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो ऊपर वैल्यू आएगी 4 और नीचे आ जाती है 5 आ जाती है। अब ये बताइए 4/5 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या या पूर्णांक संख्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो अब बताइए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सके। और p/q का मतलब होता है अंश बटे हर पता होना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, हमारा आंसर जो आया है वो कितना है, 4/5। तो 4 क्या होगा, अंश हो जाता है, और 5 क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। इसका मतलब अंश और हर के बारे में जानकारी प्रॉपर नहीं होगी, उसको ही हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे आप बताइए √2 है, तो √2 का मान कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 1.41 होता है। इसका मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ऊपर वाली वैल्यू भी डिसाइड नहीं होगी और नीचे वाली वैल्यू भी डिसाइड नहीं होगी, क्योंकि जब तक दशमलव नहीं हटेगा तो क्यू का मान भी नहीं आ सकता। तो आप कह सकते हैं जितनी भी रूट की वैल्यू होती है वो सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसमें अंश का भी नहीं पता होता और हर का भी नहीं पता होता। तो हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे अंश और हर के फॉर्म में ना लिखा जा सके। अब आगे आता है प्राकृतिक संख्या। तो आप बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 और जो नंबर लाइन पर नंबर्स आते हैं वे सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं। लेकिन इनके बीच में जो नंबर आते हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होते। कैसे, जैसे आपसे मैं कहूं 2.5 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं है। या तो 2 प्राकृतिक संख्या होगी या 3, इनके बीच में आने वाले नंबर क्या नहीं होते, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। अब यदि आपसे मैं पूछूं कि 5/4 क्या एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं, क्योंकि इसका प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि दशमलव में आएगा और दशमलव वाली संख्या क्या नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। जब भी तो हम इसको प्राकृतिक संख्या कह नहीं सकते। 4/5 है तो 4/5 क्या आएगा, दशमलव में आएगा, और दशमलव क्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसी प्रकार से हमारे अनुसार चौथा ऑप्शन क्या दिया था, पूर्णांक, इंटीजर जो होता है। तो इंटीजर दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहां तक, इनफाइनाइट तक सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं या पूर्णांक होते हैं। इनको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। लेकिन जो इनके बीच में नंबर आएंगे वो पूर्णांक नहीं होते। जैसे मैं आपसे कहता हूं, देखिए 3.5 क्या एक पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं होगा। या तो पूर्णांक 3 होगा या 4 होगा, उनके बीच के नंबर को पूर्णांक नहीं कहा जाता है। और इसी प्रकार से -1, -2, -3 और ये कहां तक, -∞ तक, ये भी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इनको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इनके बीच के नंबर भी क्या नहीं होते, पूर्णांक नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास वैल्यू जो प्राप्त हुई थी 4/5 प्राप्त हुई थी, तो ये 4/5 क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 0.2 और 3 और 2 और 3 है, और 2 और 3 और ये रिपीट करेगा, ये डेड डैश है आगे। अब ये कहां तक आगे तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मैथ की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, जो संख्या रिपीट करती है उस पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और बार को कैसे हटाया जाता है, तो आपको पता होगा बार को हटाने के लिए दशमलव का बहुत बड़ा रोल है। तो दशमलव सदा बार के आगे होना चाहिए। दशमलव यदि बार के आगे है तो पहले दशमलव को हटा दीजिएगा, फिर बार को हटा दीजिएगा। तो जैसे एक देखिए, दशमलव हटा और बार हटा, तो ऊपर कितना आएगा, 23 आ जाता है। और बार कितने के ऊपर था, 2 संख्या के ऊपर था, तो 2 9 बना देंगे। तो इसको हम बार को हटाने के बाद हमारे पास संख्या क्या आएगी, 23/99। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 23/99। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा दो धनात्मक संख्याओं में 1280 का अंतर है। आगे कहता है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है या डिवाइड किया जाता है तो भागफल 7 प्राप्त होता है और शेषफल 50 प्राप्त होता है। तो अब एक बात बताइए,
तो मैं आपसे कह सकता हूं छोटी संख्या किसको भाग करती है, बड़ी संख्या को। तो हम x को क्या कह देते हैं, बड़ी संख्या, और y को हम कह देते हैं छोटी संख्या। जब ये इसको डिवाइड करेगी तभी तो भागफल प्राप्त होगा। तो ये क्या है, भागफल है। और भागफल कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है। और शेष कितना है, 50 शेषफल प्राप्त होता है। तो अब एक बात बताइए, जो भाग करता है उसको मैथ की भाषा में क्या कहा जाता है, भाजक कहा जाता है। ये क्या होता है, भाजक होता है। और जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। और जिसको भाग दी जाती है मैथ की टर्म में क्या कहा जाता है, उसको भाज्य कहा जाता है। तो आपको ये पता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष बराबर क्या होता है, भाज्य होता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होता है, शेष होता है। और ये किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर। और इसका मान कितना है, x है, तो यहाँ x लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से इसका मान क्या है, 22 है, और गुणा 7 और प्लस कितने के, 50 के। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 7 22 और प्लस के 50 आ जाती है। तो हमारे अनुसार x की वैल्यू आ चुकी है। आगे क्या कहा गया है, आपको बताया गया था दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1280 है। तो अब यदि मैं आपसे कहता हूं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाए तो इसका अंतर कितना आता है, 1280 आता है। अब बताइए, ये माइनस का है भाई, इधर का इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1280 प्लस के 22 आ जाती है। आप बताइए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1280 प्लस 22, और यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 7y प्लस 15। तो दोनों जगह बराबर होगी x की वैल्यू, तो बराबर कर देते हैं। तो अब एक बात बताइए, जैसे हम यहाँ बराबर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1280 प्लस 22 बराबर हो जाता है कितने के, 7y प्लस के 50। अब देखिएगा 50 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, और 22 इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो जैसे 1200 यहाँ कितना बचेगा, 30, और बराबर कितना हो जाता है, 6y। अब 6 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12 होता है, 0, और यहाँ कितना आएगा, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके अनुसार, 205। लेकिन आपसे क्या पूछा था, बड़ी संख्या ज्ञात करिए। बड़ी संख्या कौन सी मानी है आपने, x, तो x की वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यू आप बताइए यहां पर कितनी होगी, 1280 प्लस 22। तो 1280 है ही, और y की वैल्यू कितनी रख दीजिएगा, 205। तो इसके अनुसार x की वैल्यू जो आ जाती है 1280 प्लस 22, और y की वैल्यू कितनी निकाली है, 205। तो हम इसको इसमें जोड़ते हैं तो कह सकते हैं 1485 किसका माना जाता है, x का। और x ही क्या है, बड़ी वैल्यू है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, और देख सकते हैं एग्जाम में पूछा गया है दिल्ली पुलिस एसआई में इसी बार के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करेंगे। देखिए सवाल क्या कहता है, वो कहता है 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्या जो 5 या 7 से विभाज्य हो या डिवाइड हो, लेकिन वह संख्या किससे डिवाइड नहीं होनी चाहिए, 35 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो अब एक बात बताइए, 1000 से पहले तो सबसे पहली संख्या 1 होती है, 2 होती है और 3 होती है। 1000 से पहले कौन सी संख्या होगी, 999 होगी। हम पहले किससे डिवाइड होने वाली संख्या निकाल लीजिएगा, 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे निकालेंगे, जब 1 से लगातार संख्या दी हो तो बस जिस संख्या से डिवाइड होने वाली संख्या आप निकालना चाहते हैं, बस लास्ट वाली संख्या को उससे भाग कर दीजिएगा। तो आप किससे निकालना चाहते हैं, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो 5 से लास्ट वाली संख्या को भाग कर दीजिएगा। ये तभी संभव होगा जब संख्या कहां से दी गई हो, 1 से दी गई हो। तो ध्यान रखिएगा, तो 5 से जब हम भाग करते हैं तो नॉर्मली भाग कर लेते हैं। तो यहाँ 5 से भाग करेंगे, 5 गुना 5 होता है, तो बचा कितना है, 4, और 5 नम 45 होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ कितना बचा, 4, और 5 नम कितना होता है, 45 होता है। तो आप कह सकते हैं कितना बचा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 5 ने 999 तक कितनी संख्याओं को डिवाइड किया है, 199 संख्याओं को डिवाइड किया है। तो हम कह सकते हैं 5 से कटने वाली संख्या कितनी होंगी,
199 होंगी। इसी प्रकार से हम 7 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेते हैं। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या निकालते हैं तो वह 999 को किससे भाग करेगा? 7 से। तो 7 से भाग कर लेते हैं तो 999 को हम 7 से भाग करते हैं तो देखिए 7 का ना 7 होता है, बचा कितना है? 2। 7 चौक 28 होता है तो बचा कितना है? 1 बचा है। इसी प्रकार से 7 दूनी 14 होता है। अब यहां पर कितना बचेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 7 ने 999 को कितनी बार काटा है? 142 बार। इसका मतलब 142 संख्या होंगी, जब भी तो 142 बार डिवाइड कर पाया होगा। तो हम कह सकते हैं 7 से कटने वाली संख्या कितनी होंगी? 142। आप जिससे भी कटने वाली संख्या निकालना चाहते हैं उस संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा, मगर कंडीशन क्या है? वह संख्या किससे पूछनी चाहिए? 1 से पूछनी चाहिए। तो अब एक बात बताइएगा, लेकिन उसने कहा है कि किससे नहीं कटनी चाहिए? 35 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम किसकी संख्या और निकालेंगे? 35 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेंगे। इस प्रकार का सवाल बहुत बार आता है, ध्यान रखिएगा। तो 35 से भाग कर लेते हैं हम किसे? 999 को किससे भाग करिए? 35 से भाग करेंगे। तो अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहता हूं 35 से भाग करें हम 999, तो 35 दूनी कितना होता है? 70 होता है। तो यहां बचा 9 और यहां 2 और यहां 9 आ जाता है। फिर कितनी बार? 8 बार। तो 8 पंजे 40 होता है, 8 तिया 24 और 24 और 4 28 होता है। कितना बचा है? उसको नहीं लेना है। 35 ने 999 को कितनी बार डिवाइड किया? 28 बार। इसका मतलब 28 संख्या होंगी तभी तो 28 बार डिवाइड कर पाया होगा। तो इसका मान कितना आएगा? 28 आ जाता है। अब देखिएगा ये वाली संख्या हमको नहीं लेनी है, ये वाली संख्या हमको नहीं लेनी है। आप एक बात बताइएगा, जो संख्या 5 से कटेंगी तो पहली संख्या 5 होगी मान लीजिएगा, दूसरी संख्या क्या होगी? 10 होगी, फिर कितनी होगी? 15 होगी, फिर कितनी होगी? 20 होगी, फिर इसी प्रकार से 25 होगी। तो इससे 5 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? 35 भी इसके अंदर काउंट करेगा। 35 दूनी 70 भी इसमें आएगा, फिर आगे इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर भी 35 से कटने वाली संख्या है और इसके अंदर भी किससे कटने वाली संख्या है? 35 से कटने वाली संख्या है, और वो हमको नहीं लेनी है। तो हम इसको नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं, 199 भी 199 संख्या थी, पर इसमें 35 से कटने वाली संख्या कितनी होंगी? 28। तो इसमें से भी कितना निकाल देते हैं हम? 28। तो ये वह संख्या है जो 35 से कटने वाली संख्या थी। अब 142 संख्या में भी 35 से कटने वाली संख्या कितनी होंगी? 28। इसको भी हम निकाल देते हैं। तो 142 में से हम कितनी संख्या निकाल दें? 28 संख्या, क्योंकि हमें 35 से कटने वाली संख्या हमको नहीं लेनी है। तो यहां पर कितनी बचेंगी? तो आप बताएंगे। तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 7 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, और इसके अनुसार यहाँ कितना जाएगा? 4 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा। तो ये संख्या जो है वो केवल 5 से कटने वाली है, और ये केवल किससे कटने वाली है? 7 से कटने वाली है, क्योंकि हमने 35 से कटने वाली संख्या दोनों को निकाल दिया। या आप इन दोनों को जोड़कर 56 से घटा देते तब भी वैसे ही हो जाता। तो यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा और यहाँ 8 आएगा और यहाँ 2 आएगा। इसका मतलब 5 या 7 से कटने वाली संख्या और 35 से ना कटने वाली संख्या कितनी होंगी? 285 होंगी, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में आगे भी इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी ने 5 दिनों में, इसका मतलब कितने दिनों में? 5 दिनों में 100 अंगूर खाए। प्रत्येक दिन उसने पिछले दिन खाए गए अंगूरों की तुलना में 6 अधिक अंगूर खाए। इसका मतलब है कि 5 दिन में, कितने दिन में? 5 दिन में कितने अंगूर खाए जाते हैं? वो कहता है 100 अंगूर खाए जाते हैं, लेकिन बराबर बराबर नहीं खाए जाते हैं। उसने कहा पहले दिन जितने अंगूर खाए गए अगले दिन उससे कितने ज्यादा थे? 6। अब यहां देखिए जितने खाए गए अगले दिन इससे कितने ज्यादा होंगे? 6। और जितने यहां खाए गए उससे अगले दिन कितने ज्यादा होंगे? 6। और अगले दिन कितने होंगे? 6। या तो इसे ऑप्शन कर लो, ऑप्शनल कर लो, बड़ा आसान हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं, मान लीजिएगा ऑप्शन में कितना है? पहले दिन कितने खाएंगे? 8 अंगूर खाएंगे। तो अगले दिन कितने खाए होंगे? तो आप कहेंगे 14 अंगूर खाए गए होंगे, क्योंकि 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14। मगर अगले दिन कितने खाए गए होंगे? 6 ज्यादा है तो 20। और अगले दिन कितने खाए गए होंगे? 26। फिर अगले दिन कितने खाए गए होंगे? 32। तो आप देखिएगा 8 के अनुसार
5 दिन में कितने खाए जाने चाहिए? 100 खाए जाने चाहिए। तो यदि मैं इनसे कहता हूं जोड़ के बताइएगा, तो इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा? 100 आएगा। 100 कब आया? जब पहले दिन कितने खाए गए थे? 8 अंगूर खाए गए थे। तो आप चाहें तो इसे ऑप्शनल कर लो, बड़ा आसान हो जाता है सवाल। लेकिन कोई बच्चा ऐसा ऑप्शनल नहीं करना चाहता है, तो किस प्रकार से करेंगे? ये क्या बनती है? एपी बनती है। क्या बनती है? एपी। सारे दिनों में खाए गए अंगूरों की संख्या कितनी है? 100। तो हम एपी दिखेगा कैसे लगा सकते हैं? एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई 2 होता है। और क्या आता है? 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू क्या होता है? डी होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। एन क्या है? कितने दिनों की बात की जा रही है? तो अब यहां पर देखिए कितने दिनों की बात की जा रही है? 5 दिन में खाने हैं। कितने दिन में खाने हैं? 5 दिन में अंगूर खत्म करने हैं। तो यहाँ एन का मान कितना हो गया? 5। तो 5/2 ही आ जाता है। और आप जानते हैं ए क्या है? पहले दिन खाए गए अंगूरों की संख्या है। तो आप कहेंगे T1 की वैल्यू क्या है? ए है। तो ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम कहेंगे 2a ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। एन क्या है? 5। 5 में से एक गया, यहाँ पर आएगा 4। और आप बताइए डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। 2 दिनों के बीच में अंगूरों का अंतर कितना है? 6 का। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो यहाँ क्या रख सकते हैं? हम 6 रख सकते हैं। अब बताइएगा, आप कह सकते हैं एस का मतलब होता है सम। तो 5 दिन में कितने अंगूर खाए गए? 100 खाए गए। तो इसका मान कितना रख सकते हैं आप? 100। और बराबर कितने के? 5/2। और यहाँ कितना लिख सकते हैं? 2a और प्लस के 24 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ नहीं आनी चाहिए। 5 से इसको भाग करिएगा तो 20। और यहाँ पर देखिए 2 डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना आ जाएगा? 40 बराबर आ जाएगा 2a प्लस 24। अब देखिए 24 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाता है 16। और 16 बराबर क्या आ जाता है? 2a आ जाता है। तो a का मान कितना आएगा? 8 आएगा। तो आप कह सकते हैं a की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 8। और a का मतलब है पहले दिन खाए गए अंगूरों की संख्या। ये T1 का मान क्या होता है? a। और a का मान कितना आ चुका है? 8। तो इसका मतलब पहले दिन खाए गए अंगूरों की संख्या कितनी? 8। चाहे इसे ऑप्शनल कर ले तब भी आसान है, और यदि आप इस तरह से करना चाहते हैं, आएगा आंसर कितना? 8 ही आएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, उसने कहा 3600 के गुणनखंडों की संख्या निकालिए। इसका मतलब 3600 को कितनी संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है? तो आप बताइए गुणनखंड क्या होता है? आपसे मैं कहना चाहता हूं 12 है, तो 12 कितनी संख्याओं से डिवाइड हो सकता है? जैसे 12 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से, फिर 6 से और लास्ट में 12 से। तो इसका मतलब 12 को कितनी संख्याओं ने डिवाइड किया? 1 ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने, 5, 6 ने और 12 ने। तो इसका मतलब 12 कितनी संख्याओं से कटा है? तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब 12 के कितने गुणनखंड है? 6 गुणनखंड है। इसका मतलब 12 कितनी संख्याओं से डिवाइड हो सकता है? 6 से डिवाइड हो सकता है। तो 6 फैक्टर हो गए। तो आप बताइए, आप इस तरह से एग्जाम में तो नहीं करेंगे, तो एग्जाम में किस तरह से किया जाता है? अब मैं 12 के टुकड़े कर लेता हूं। कैसे करता हूं वो आपके अनुसार कर सकते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करिएगा तो यहां पर कितना आएगा? 6। फिर 2 से डिवाइड करिएगा, यहाँ कितना आएगा? 3। और फिर 3 से डिवाइड करिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 1। अब कोई बच्चा ऐसा ना करे जैसे 12 को किससे काट ले? 4 से। 4 दिया 12, क्योंकि 4 फैक्टर नहीं होता। 4 खुद किससे बना है? 2 दूनी 4 से बना है। तो फैक्टर वह होता है जिसका डिवाइड ना किया जा सके। जैसे 2 को तोड़ा नहीं जा सकता है, 2 ही का ना 2 अपने आप से डिवाइड होगा, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 9 है, तो 9 किससे बना है? 3 तिया 9। तो 9 के फैक्टर क्या है? 3 गुणा 3 है। लेकिन 9 क्या है? इनसे मिलकर बना है, तो इसको कहते हैं गुणनखंड संख्या, और इसको कहते हैं हम गुणनखंड। तो अब एक बात बताइएगा, अब हम कह सकते हैं 12 को बनाने में 2 कितनी बार आया? 3 बार। और आप कह सकते हैं 3 कितनी बार आया? 1 बार। अब हम लिखना चाहते हैं 12 के सारे फैक्टर, तो एक बात बताइए, 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है? 2 बार। मगर 2 को कौन लेकर आया? यदि मैं आपसे कहूं इसके 2 के गुणनखंड लिखो, तो आप कह सकते हैं 1 1 होगा, क्योंकि 2 पहले 2 आया, फिर 2 से क्या बना? 4 बना। मगर 2 किससे आया? 1 से आया। तो 2 के कितने गुणनखंड है? यहाँ पर 3 गुणनखंड है। तो आपको जब गुणनखंड निकालने होते हैं, तो जितनी भी पावर दी होती है उसको 1 बढ़ा देते हैं। जैसे 2 के पावर कितना दिया है? 2 दिया है, तो इसके टोटल गुणनखंड निकालने हैं, तो कितने होंगे? 3 होंगे।
और इसके टोटल गुणनखंड निकालने हैं तो इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। तो जितनी भी पावर दी होती है उसमें एक मान बढ़ा देते हैं तो वह उस संख्या के टोटल गुणनखंड आ जाते हैं। तो अब बताइए 3 के गुणनखंड निकालने हैं तो 3 की पावर कितनी है, 1, तो उसमें 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितनी है, 2 की पावर 2, तो यहाँ टोटल गुणनखंड। और आपसे पूछता है ये 3 गुणन कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। इस प्रकार से यहाँ पूछता है 2 कौन से हैं, तो 1 होगा और 1 से क्या बना है, 3 बना है, तो ये 2 होंगे। तो 1 और 3 दो गुणनखंड है, 1 2 4 3 गुणनखंड है, और 3 दूनी 6 हो जाता है। तो कितने गुणनखंड हो चुके हैं, 6 गुणनखंड हो चुके हैं। इसी प्रकार से हमको किसके गुणनखंड निकालने हैं, 3600 के गुणनखंड निकालने हैं। चलते हैं देखते हैं भैया। अब 3600 को आप किस प्रकार से तोड़ना चाहते हैं वो तोड़ सकते हैं। तो आप बताइए 36 गुणा मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। अब बताओ 36 के गुणनखंड बड़े आसान होते हैं, तो कोई बच्चा इस प्रकार से लिखना चाहता है तो ऐसे लिख लीजिएगा। तो 36 गुणनखंड करिए तो यहाँ 18 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करिए यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है। तो अब इसी प्रकार से हम किसके गुणनखंड निकाल लें, 100 के गुणनखंड निकाल लें। अब जिन बच्चों को आते हैं वो इतना निकालने की जरूरत नहीं करेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 25 आ जाएगा, और इसे हम किस से डिवाइड करेंगे, 5 से, तो यहाँ पे 5 आ जाता है। तो अब बताइएगा हमारे पास दोनों फैक्टर हैं। अब जब दोनों फैक्टर है तो 36 से क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3, और इसी प्रकार से यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, तो 2 टोटल कितनी बार आया है, 4 बार, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार, और 5 कितनी बार आया है, 2 बार। आपसे क्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया है जब टोटल गुणनखंड निकालते हैं तो 2 की पावर जितनी दे रखी है उसमें 1 बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 3 की पावर जितनी दे रखी है उसमें कितना बढ़ा दीजिएगा, 1 बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। ये 3 के टोटल गुणनखंड है, और 5 के टोटल निकाले तो यहाँ पर भी 1 पावर बढ़ा दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। और टोटल हम इनको करें, 5 तिया 15, 15 तिया 45। इसका मतलब है कि 3600 कितनी संख्याओं से डिवाइड हो सकता है, 45। तभी तो 45 गुणनखंड आए नहीं आए, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 45 का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करिए, सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक संख्या को जब 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 बचता है। इसका मतलब क्या है, कोई संख्या है, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, कोई संख्या है, इसको हम किससे डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आता है। बड़ा अच्छा सवाल है, शेषफल आता है 12 शेष आता है। आगे कहता है दूसरी संख्या, तो इससे अलग संख्या है, तो दूसरी संख्या है, इसको हम किससे भाग करते हैं, उसने कहा 5 से भाग करते हैं। 5 से भाग करते हैं तो शेष कितना आता है, इससे जो बचता है 2 शेष बचता है। बड़ा आसान सवाल है। तो एक बात बताइए भाग का रूल क्या होता है, पहले शेष नहीं बचता है, पहले 15 ने इसको भाग करा होगा, और भाग करने के बाद पता चला होगा कि 15 इस संख्या को नहीं काट पाता है, और कितना बच जाता है, 12 बच जाता है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि शेष तब बचता है जब 15 ने इसको डिवाइड किया होगा, डिवाइड किया होगा तभी तो शेष बचा। तो पहले 15 ने किसको काटा होगा, संख्या को, तो 15 से कटने वाली संख्या क्या होती है, पहली 15, और 15 तो कट चुका होगा, और कितना बच गया, तो आप कहेंगे 12 शेष और बच गया, तो 12 इस संख्या का ही तो होगा। तो हम कह सकते हैं हमारे अनुसार इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 27। 27 को 15 से भाग करें तो कितना शेष आता है, 12 आता है। अब इस प्रकार से तो काफी संख्या हो सकती है, कोई बच्चा कहे मैं 15 से कटने वाली संख्या 30 लूंगा, तो 30 ले लीजिएगा, आंसर बदलेगा नहीं। इसी प्रकार से 5 ने इस संख्या को भाग किया होगा तभी तो कितना बचा होगा, 2 शेष बचा होगा। तो 5 ने जब किसे भाग किया होगा, कटने वाली संख्या को, फिर तभी तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो बताइए 5 से कटने वाली संख्या कितनी है, 5, और प्लस 2 शेष, क्योंकि इस संख्या का होगा तभी तो बचा होगा, तो हम कह सकते हैं इसके अनुसार संख्या कितनी होगी, 7 होगी। अब मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको, जैसे मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा 5 24 को भाग करता है, किसको भाग करता है, 24 को। तो 5 ने जब 24 को भाग किया, 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। इसका मतलब 5 ने इस संख्या का 20 तो डिवाइड किया है। इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं 25 नहीं कट पाया, सॉरी 24 नहीं कट पाया, 24 में से कितना कट गया, 20 कट चुका है,
और 4 शेष के रूप में बच जाएगा। इसका मतलब 5 ने 24 को नहीं काटा, 24 में से कितना काट लिया है, 5 ने 20 काटा है, तो कितना बच चुका है, 4 शेष। इसका मतलब पहले 5 ने डिवाइड किया है तभी तो 4 शेष बचा है। तो इसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, यहां पर कितना था, 15 ने इसे डिवाइड किया होगा तभी तो 12 शेष बचा होगा। तो 15 से कटने वाली संख्या कितनी मान ली, 15। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 15 का ना 15 और 12 शेष बचा, तो 15 और 12 27। इसका मतलब इस संख्या कितनी हो सकती है, 27 हो सकती है। इसी प्रकार से ये 7 हो सकती है। आगे कहता है जब उनके योग को 5 से भाग किया जाए तो हमारे अनुसार संख्या कितनी है, पहली है 27 है, पहली कितनी है 27 और दूसरी कितनी है 7 है। तो हम इन दोनों को जोड़ें और जोड़ने के बाद हमारे अनुसार कितना आएगा 34। और इसको हम किससे भाग करें, 5 से। जब 5 से भाग करते हैं तो कितना शेष आता है, 4 शेष आता है। आप कोई भी संख्या मानिएगा, हर बार कितना शेष मिलेगा, 4 ही मिलेगा। आप कोई भी अलग अलग संख्या लीजिएगा, हर बार 4 आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान पूर्वक करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा 76 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। जिस नंबर के पीछे फैक्टोरियल लगा होता है, जैसे 2 फैक्टोरियल लगा है, इसका मतलब 2 तक के सारे फैक्टर लिखने हैं, 1 गुणा 2। जैसे मैं आपसे कहता हूं 3 फैक्टोरियल लिखा है तो 3 तक के सारे फैक्टर लिखने हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3। इसी को हम क्या कह पाएंगे, फैक्टोरियल 3 कहेंगे। तो जहां तक फैक्टोरियल लगा है वहां तक के सारे फैक्टर को लिया जाता है। आप बताइए, जैसे मैं आपसे कहता हूं 50 फैक्टोरियल लगा है तो इसका मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, और ये कहां तक की गुणा होगी, 50 तक की गुणा होगी। लगातार नंबर होने चाहिए क्योंकि टोटल होनी चाहिए 1 से लेकर 50, तभी उसको क्या बोला जाएगा, 50 फैक्टोरियल बोला जाता है। अब आपसे क्या पूछा गया है इसमें, आपसे ये पूछा गया है, उसने क्या कहा है 76 फैक्टोरियल है। कितना फैक्टोरियल है, 76 फैक्टोरियल के पीछे आने वाले शून्य की संख्या निकालिए। इसका मतलब ये कहना चाहता है जब हम 1 से लेकर 1 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, अब इसी प्रकार से हम गुणा कहां तक करें, 76 तक गुणा करें, तो जो संख्या बनेगी उस संख्या में लास्ट में जीरो कितने होंगे, ये आपसे पूछना चाहता है। तो जब नंबर ऑफ जीरो की संख्या की बात करता है तो कुछ नहीं करना है, जब भी फैक्टोरियल वाला सवाल आता है उसमें 5 की पावर निकाल लीजिएगा। 5 की पावर का मतलब है 5 कितनी बार, जब 1 से लेकर 76 की गुणा की गई तो 5 कितनी बार इसमें गुणा किया होगा। तो 5 की पावर निकालिए। 5 की पावर कैसे निकालेंगे, तो 76 को किससे भाग करिए, 5 से भाग करिए। तो 5 ही का नाम 5 होता है, बचा कितना, 2 बचा। अब मैं आपसे कहता हूं 5, देखिए 5 पंजे 25 होता है। तो अब बचा कितना है उसको नहीं लेना, 5 से भाग करने के बाद कितनी बार डिवाइड हुआ उसको लेना है। फिर किससे भाग करनी है, 5 से भाग करनी है। तो बताइए 5 दिया 15, मगर अब ये 5 से भाग नहीं हो सकती है। और जब ये 5 से भाग नहीं हो सकती है तो हम ये कह सकते हैं, तो यहाँ कितना आया था 15 और यहाँ कितना आया था 3 आया था। तो हम कह सकते हैं 5 की पावर कितनी आई है, 18 आई है। और जब भी फैक्टोरियल वाला सवाल आएगा जितनी भी 5 की पावर होंगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो हम कह सकते हैं 5 की पावर कितनी है, 18 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 18 होंगे। इस तरह के क्वेश्चन काफी आएंगे नंबर सिस्टम में आगे, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, ये सरलीकरण में भी पूछा जाता है, ये नंबर सिस्टम में पूछा जाता है। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, 3 सही 1/2 लिखा है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 3 नंबर तो पूरा है और 1/2 और। तो आप बताइएगा 3 पूरा है तो 3 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हो और इसको इस रूप में लिख सकते हो, दोनों सेम है। तो आप कहेंगे 3 पूरा है और आधा और है, तभी तो 3 सही 1/2 लिखा गया। इसी प्रकार से ये सवाल है। तो आपसे मैं पूछता हूं, जैसे आप लिखेंगे 99 सही 1/2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां पर भी देखिएगा, यहां क्या आएगा 99 प्लस 1/6। इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस 1/12। और यहां पर भी क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस 1/20 लिख सकते हैं। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस 1/10
30 लिख सकते हैं। तो ये गलत करने लायक क्वेश्चन नहीं है, ध्यानपूर्वक करिएगा। अब एक बात बताइए, 99 कितनी बार आ चुका है? तो आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब बताइए 5 बार आ चुका है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 99 कितनी बार आ चुका है? तो या 99 को 5 बार जोड़ लो या 99 गुणा 5। अब एक बात बताओ, जैसे मैं कहूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो या तो 2 को 4 बार जोड़ लो या ऐसा कह सकते हैं 2 कितनी बार आया है? 4 बार। 4 दूनी 8 होता है, तो 8 ही, तो इसका मान आएगा 8, यही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 99 कितनी बार आ चुका है? 5 बार आ चुका है, तो 99 गुणा 5 और प्लस यहाँ कितना बचा है? 1/2, और यहाँ कितना बचा है? 1/6, और यहाँ बचा है 1/12, और यहाँ पर बचा है 1/20, और इसी अनुसार आगे कितना बचा है? 1/30 बचा है। अब एक बात बताइएगा, इसको आप किस अनुसार लिख सकते हैं? बड़ा आसान है इसको लिखना। इसको लिख सकते हैं 100 - 1 और गुणा 5, क्योंकि 100 में से 1 गया तो कितना होता है? 99 तो होता है। अब बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा? तो इनका सबका एलसीएम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, क्योंकि 2, 6, 12, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। जब इनका एलसीएम 60 होगा तो 60 बनाने के लिए यहाँ गुणा किससे करी गई? 30 से, तो ऊपर भी 30 से, तो यहाँ 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 10 से, तो ऊपर भी 10 से। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 से, तो ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर कितने से? 3 से, तो ऊपर भी 3 से। और यहाँ पर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 500, और 500 में से कितना निकाल दें हम? 5 निकाल दें, और प्लस, अब बताइए ऊपर जोड़िएगा, 30 और 10 कितना होता है? 40, और 40 और 5 कितना होता है? तो आप कह सकते हैं 45, और 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50, और 50 बटे कितना आ जाता है? 60 हो जाता है। अब बताइएगा इसको हम लिख पाए तो आंसर अब आपको दिख जाना चाहिए। तो एक बात बताइए, इसको कितना लिख लेंगे? 495 लिख सकते हैं, और यहां पर कितना है? 5/6, क्योंकि 0 से 0 कट जाता है। अब बताओ, देख के ही आंसर मार सकते हैं। नीचे कितना आएगा? 6 आएगा, और ऑप्शन में देखिएगा 6 एक में ही है, इसमें है, तो आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा? तो 29, 75 और बट्टे कितना आएगा? 6। कैसे आएगा? क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे, क्योंकि एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 6 बनाएंगे तो ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे, नीचे भी 6 गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें 5 जोड़ दीजिएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है देखिएगा, वो कहता है संख्या जो दे रखी है निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य नहीं है? तो आप एक बात बताओ, आपको रूल याद होने चाहिए। 7, 6, 0, 5 और 0, ये लिखा था 50। अब आपसे ये पूछता है इनमें से किस संख्या से ये डिवाइड नहीं है? तो 4 का रूल क्या होता है? तो आपको पता होगा, संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के कौन से अंक? अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या किससे कट जाती है? अंतिम 2 अंक 4 से क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं, तो वह संख्या किससे कट जाती है? 4 से कट जाती है। तो अब एक बात बताइए, अंतिम 2 अंक कितने हैं संख्या के? तो आप कह सकते हैं 50, और 50 यदि 4 से कट जाते तो ये संख्या किससे कट जाती? 4 से कट जाती। लेकिन 50 किससे नहीं कटता है? 4 से नहीं कटता है, तो आपको कोई और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर एग्जाम में ये भी गलत हो जाते हैं तो दिक्कत आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या दे रखी है 3 और एक प्लेस खाली है, यहाँ क्या लिखा है? स्टार लिखा है, 7, 4, 4 और 0। तो आपसे कहता है स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात करिए ताकि संख्या किससे विभाज्य हो जाए? 12 से विभाज्य हो जाए। तो आप एक बात बताओ, 12 से कटने वाली संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए? तो आप कह सकते हैं 4 तिया, 4 तिया क्या होता है? 12। तो 4 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। अभी 4 का रूल अभी लिखा था, कौन से अंक? अंतिम, अंतिम कितने अंक? अंतिम 2 अंक किससे कट जाते हैं? 4 से कट जाते हैं। तो संख्या किससे कट जाती है? 4 से कट जाती है। और 3 का रूल आपको पता है, अंक, अंक या अंकों का, अंक या अंकों का योग, योग किससे कट जाए? 3 से कट जाए, तो संख्या 3 से कट जाती है। तो अब एक बात बताइए, इस संख्या के अंतिम 2 अंक कितने हैं? 40 है, और 40 किससे कटता है? 4 से। तो आप कह सकते हैं ये वाला रूल तो इसमें लगता है,
तो 4 से तो संख्या कट जाती है। यदि किससे और कट जाए, 3 से, तो वह संख्या 12 से भी कट जाती है। तो 3 का रूल क्या है, अंक या अंकों का योग। तो अब बताइएगा, तो अंक 3 किससे कटता है, 3 से कट जाता है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं 3 दूनी 6, तो अब बताइए, यहाँ तो 7 था, तो 3 दूनी 6, तो कितना बचा है इसका, 1 बचा है। तो देखिए 4 और 4 कितना होता है, 8, 8 और 1 9, तो 4 और 4 8 और 1 9, तो 9 9 से किससे कट जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। अब इसका मतलब इसमें सारे अंक किससे कट जाते हैं, 3 से कट जाते हैं। तो 3 से सारे अंक कट जाते हैं, 4 से भी सारे अंक कट जाते हैं, तो यहाँ क्या आना चाहिए, तो आप कहते हैं कि यहाँ 0 लिख दें, तब भी संख्या 3 से कटेगी। या यहाँ क्या लिख दें, 3 से, तो तब भी संख्या 3 से कटेगी। यहाँ क्या लिख दें, 6, तो 6 से भी संख्या, अब भी किससे संख्या कट जाती है, 3 से। यहाँ क्या लिख दें, तो 9, तब भी संख्या किससे कट जाती है, 3 से कट जाती है। इसका मतलब इस स्टार के स्थान पर कितने अंक आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। यदि इन अंकों को रखोगे तो संख्या किससे कटेगी, 3 से, और पहले कितने से कट चुकी है, 4 से। तो इसका मतलब इनमें से एक आंसर होना चाहिए। अब इनमें से ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, 0 दे रखा है, तो 0 इसका करेक्ट आंसर है। आंसर इनमें से एक ही देगा, अब कौन सा देगा वो सवाल के अनुसार डिपेंड करता है। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सबसे अच्छा सवाल है, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है, 3 की पावर कितना है, 8 है, और इसको हम किससे डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो अब बताइए शेष कितने होते हैं, एक प्लस का शेष होता है, एक माइनस का शेष होता है। कैसे, जैसे मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा यहां लिखा है 5 और यहां लिखा है आपका 19। तो जब 5 19 को भाग करने जाएगा, तो 5 सिया कितना होता है, 15 होता है। तो बचा कितना है, तो आप कहेंगे 4 शेष। तो इसको क्या बोलोगे आप, तो आप इसको किस तरह से बोल पाएंगे, 19 के पास कितना ना होता, 4 ना होता, तो संख्या किससे कट जाती, 5 से डिवाइड हो जाती। इसका मतलब 19 के अंदर से हम कितना निकाल दें, 4 निकाल दें, तो संख्या किससे डिवाइड हो जाती है, 5 से डिवाइड हो जाती है। अब इसको हम दूसरी तरीके से पढ़ें, कैसे देखिएगा, अब 5 है, अब यहां 19 है, तो 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। तो देखिए 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। अब घटाएंगे तो यहाँ घटेगा, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का एक आएगा। तो अब ये माइनस का शेष दर्शाता है। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे आप, 19 के पास कितना और होता, एक और होता, तो संख्या तब भी किससे कट जाती, 5 से कट जाती। यहाँ पर शेष किसका है, प्लस का, और यहाँ शेष किसका है, माइनस का। मगर दोनों शेष 5 से डिवाइड होने वाली संख्या ढूंढ के देते नहीं देते, चाहे प्लस का शेष हो या माइनस का शेष हो, संख्या किससे कट जाती है, 5 से कट जाती है। तो हम जानते हैं दो शेष होते हैं, एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। उस तरह से सवाल को हम इसको करेंगे। तो अब बताइए हमारे पास 3 कितने हैं, 3 हमारे पास है 8 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, और इसी प्रकार से हमारे पास कितने हैं, 8 3 है। तो ये बड़ी संख्या भी हो सकती है। और डिवाइड किससे करना चाहते हैं, 7 से। तो हम देखते हैं इसे 3 को इसके साथ लिया, तो 3 तिया 9 हुआ। अब 9 को हम 7 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 9 को 7 से। यदि 7 से भाग करने पर चाहे वो प्लस का शेष हो या माइनस का शेष हो, एक होना चाहिए। यदि एक शेष मिल जाता है तो वहीं सवाल को खत्म कर देते हैं। जैसे हम 7 से 9 को भाग करते हैं, तो शेष कितना आता है, 2। शेष एक होना चाहिए, क्योंकि एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहता है, तो हम एक ढूंढना है। जैसे ही इस 3 ने इसके साथ गुणा करी, तो आप कह सकते हैं 3 कितने हो गए, 3 तिया 9 तिया 27, और 27 को हम किससे भाग करें, 7 से भाग करें, तो 7 चौक कितना होता है, 28। 7 चौक कितना होता है, 28। इसका मतलब इसके पास कितना और हो, एक और होता है, तो संख्या किससे कट जाती है, 7 से। तो 27 नहीं था, 27 हमने बनाया, तो हमने 3 कितने लिए, यहां पर हमने 3 3 लिए, और 3 3 मिलकर कितना बनाते हैं, 27 बनाते हैं। तो अब बताइए हमारे पास कितने थे, तो आप कह सकते हैं 8 थे, तो फिर 3 लेंगे, फिर कितने लेंगे, हम 3 लेंगे। तो आप बताइए फिर कितने बच जाएंगे, यहां पर 2 पेयर बन पाएंगे, कितने पेयर बन पाएंगे, 2, 3 दूनी 6। तो हमने 3 कितने ले लिए, 6, लेकिन अभी बचे कितने हैं, 3 ये लिए, 3 ये लिए। तो 3 की पावर 3 के कितने पेयर ले लिए आपने, 2 ले लिए। तो बचे कितने होंगे यहाँ पर, 3 गुणा 3 बचा होगा, और डिवाइड बाई 7। बड़ा आसान सवाल है। तो आप बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27
और 27 की पावर क्या होगा 2 होगा, और यहाँ क्या लिखा होगा 9 और बटे 7। तो 7 इसको भी भाग करेगा और 7 इसको भी भाग करेगा। अब जब 7 इसको भाग करेगा तो अब देखिए 7 चौक कितना होता है 28 होता है, तो -1 आएगा, और -1 कितनी बार आएगा 2 बार। मतलब 7 इसको भाग करेगा तो 7 का ना 7 तो बचा कितना होगा 2 शेष बचा होगा। तो अब एक बात बताओ यहाँ पर कितना आया, तो आप कहेंगे -1 आया, कितनी बार तक 2 बार तक आया। अब यहां पर शेष कितना आया आपके अनुसार +2 आया। तो माइनस की पावर 2 हो तो वह क्या बन जाता है पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। इसका मतलब इस सवाल का शेष कितना होगा 2 होगा। तो अब इसी का आंसर कितना हो जाता है 2 हो जाता है। इसको मैं पूरा टॉपिक रिमाइंडर पढ़ाऊंगा आगे, जब इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो रिमाइंडर पढ़ाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के कराऊंगा, बहुत ज्यादा आते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 7 1 2 स्टार 8 1 6 12 से विभाज्य हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 7 1 2 और एक यहाँ प्लेस इस खाली है जिस पर स्टार लिखा है 8 1 6, और ये संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए 12 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आप बताइए 12 से संख्या कौन सी डिवाइड होती है, जो 3 और 4 से कट जाती है। अब अभी आपको पता है 4 का रूल क्या होता है, संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के कौन से अंक अंतिम 2 अंक, 2 अंक किससे कट जाए 4 से कट जाते हैं, तो संख्या किससे कट जाती है 4 से कट जाती है। और 3 का रूल क्या होता है, अंक या अंकों का योग, अंक अंक या अंकों का क्या योग किससे कट जाए 3 से कट जाए, तो संख्या किससे कट जाती है 3 से कट जाती है। तो पहले हम 4 का रूल लगा के देखते हैं, लास्ट में क्या लिखा है 16, और 16 किससे कट जाता है 4 से कट जाता है। इसका मतलब जो नंबर आपको दिया है वह संख्या किससे डिवाइड होती है 4 से डिवाइड होती है। यदि वह 3 से डिवाइड और हो चुकी है तो वह किससे डिवाइड हो जाएगी 12 से। अब 3 का रूल कितना आसान है, देखिएगा अंक या अंकों का योग। तो अब बताइए यहां पर कितना लिखा है 1 और 2 कितना होते 3, और 3 अंक या अंकों का योग किससे कट जाए 3 से, तो 2 और 1 3, 3 हो जाता है, 3 से कट जाता है। आप बताइएगा यहाँ क्या लिखा 8, 8 और 1 9 होता है, तो 9 भी किससे कट जाता है 3 से, और 3 दूनी 6। अब यहाँ कितना बचा है 7 बचा है, तो 7 में मैं कितना जोड़ू कि 9 देखिए 3 से कट जाए, तो 7 में मैं कितना जोड़ू कि 3 से कट जाए, तो 7 और 2 कितना होता है 9 होता है। तो अब बताइए पहला अंक कितना आया आप 2 आया, तो 7 और 2 9 होता है, लेकिन 7 में मैं 5 जोड़ दूं तो 12 हो जाता है, 12 भी किससे कट जाता है 3 से, तो यहाँ 5 भी आ सकता है। अब बताइएगा, और 7 में मैं 8 जोड़ता हूं तब 15 होता है, 15 किससे कट जाता है 3 से कट जाता है। तो अब बताइएगा इस खाली स्थान पर कितने आ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। अब ऑप्शन में कितने दिए होंगे, कौन सा दिया होगा वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो अब बताइए यहाँ पर कितना होगा 2 दे रखा है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको करना आना चाहिए ऑप्शन में क्या दे रखा है उस पर देखना नहीं है। यहाँ 8 देता तो 8 आंसर सही हो जाता, 5 देता तो 5 आंसर सही हो जाता। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा देखिएगा 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करी। तो आप जानते हैं 88 का बहुत बार पूछा जाता है, तो 88 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, तो आप जानते हैं 11 और 8 से कटने वाली संख्या किससे कट जाती है 88 से कट जाती है। तो 8 का रूल क्या होता है, तो आप मुझे बताइएगा 2 से बना 4 और 2 से ही बना है 8, तो इसमें किसके अंक को देखा जाता है अंतिम अंक को, किसके अंक को अंतिम अंक को ही तो इकाई अंक कहते हैं। इकाई अंक किससे कट जाए, तो आप कह सकते हैं 2 से कट जाता है, तो संख्या 2 से कट जाती है। इसमें कितने अंकों को देखा जाता है अंतिम 2 अंकों को देखा जाता है, लेकिन 8 में कितने अंकों को देखा जाता है अंतिम 3 अंकों को। यदि अंतिम 3 अंक किससे कट जाए 8 से कट जाते हैं, तो पूरी संख्या किससे कट जाती है 8 से, क्योंकि इसमें 2 कितनी बार आया है 3 बार आया है, और 2 इसमें कितनी बार आया है 2 बार, तो इसमें 2 अंकों को देखा जाता है, इसमें 3 अंकों को देखा जाता है, और इसमें 2 कितनी बार आया 1 बार, तो इसके अंतिम अंक को देखा जाता है 2 से कटने वाले के लिए। तो 8 का रूल भी 2 से बना है, 4 का रूल भी 2 से बना है, तो ध्यान रखिएगा 8 का रूल क्या होता है संख्या के अंतिम 2 अंक, सॉरी अंतिम 3 अंक, तो अंतिम कितने अंक देखे जाते हैं इसमें
3 अंक, और 3 अंक किससे कट जाते हैं? 8 से कट जाते हैं। तो संख्या पूरी किससे कट जाती है? 8 से। और 11 का रूल मैं आपको पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, बड़ा आसान है। तो अब बताइए, जो 8 और 11 से संख्या डिवाइड होगी, वही संख्या किससे डिवाइड होगी? 88 से डिवाइड होगी। तो अब देखते हैं, देखिएगा, यदि मैं आपसे कहता हूं यहाँ क्या लिखा है? 8 × 8। अब एक बात बताओ, 4 का रूल लगा लीजिएगा, जो 4 से कटेगी तो नॉर्मल सी वो अगला नंबर 8 ही तो होता है। तो देखिए, ये भी किससे कटता है? 4 से कटता है। ये भी संख्या किससे कटती है? 4 से कटती है। और ये भी संख्या किससे कटती है? 4 से। तो आप कह सकते हैं ये संख्या किससे नहीं कटेगी? 8 से, क्योंकि ये 4 से नहीं कट पाती है। 4 का रूल किस में लगता है? अंतिम 2 अंकों में लगता है। तो अब इन तीनों में से एक आंसर है। अब तीनों में से एक आंसर है, तो पहला देखते हैं, पहला कितना आता है? 9। 9 और 9, और कितनी बार 9 है? 4 बार। और यहाँ क्या लिखा है? 2। तो ये तो बहुत आसान है। अब इसमें हम 11 का रूल लगा के देख लेते हैं, क्योंकि ये भी संख्या 8 से कटती है, ये भी संख्या 8 से कटती है, ये भी संख्या 8 से कटती है। तो इन तीनों में से एक आंसर होगा। अब मैं आपसे कहता हूं 2 अंकों को घटाइए। 9 में से 2 गया, तो आप कह सकते हैं यहां पर कितना आएगा? 7 आएगा प्लस के। इस 9 में से 9 गया, तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। और यहाँ क्या लिख लीजिएगा? 0। और 0 में से कितना गया? 9 गया, तो माइनस के 9 आएगा। अब बताइए, प्लस का 7 माइनस के 9 में से जब जुड़ेगा तो कितना बचेगा? तो माइनस के 2। यदि ये अंतर जो है वह 11 से कटता, तो ये संख्या किससे कट जाती? 11 से कट जाती है। इस वाली पहली वीडियो जो थी, मैंने 11 का रूल समझाया है। तो 11 का रूल सबसे आसान है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होती है। अब हम अगली संख्या चेक करते हैं। 9, 9 और 9 और 8 और 4। तो हम दो दो अंकों को घटाते हैं। तो आप बताइए, 8 में से कितना गया? पहला नंबर ये वाला लेना है, फिर बाद में ले लेना है। तो कितना आएगा यहाँ पर? 4 आएगा। इस 9 में से ये 9 गया, तो 0 आएगा। और यहाँ 0 दिखेगा। अब 9 में 0 में से 9 गया, तो माइनस के 9 आएगा। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप बताइए, यहाँ क्या लिखा है? माइनस के 9। और यहाँ क्या लिखा है? प्लस के 4 लिखा है। तो प्लस के 4 इसमें से, अब जो ये दो दो के अंतर आए हैं, इनको हम जोड़ेंगे। तो अब बताइए, प्लस का 4 जब माइनस के 9 में जुड़ेगा तो आपका कितना आएगा? माइनस के 5 आएगा। और यदि ये अंतर 11 से कट जाता, तो पूरी संख्या किससे कट जाती? 11 से कट जाती। तो ये 5 11 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब आता है, देखिएगा, लास्ट वाला ऑप्शन 9 है। 9 है और 9 है और 6 है और 8 है। अब देखिएगा, यहाँ कितना था? 6 में से 8 गया, तो आप कहेंगे कितना आएगा? माइनस के 2 आएगा। कितना आएगा? माइनस के 2 आएगा। 9 में से 9 गया, तो 0 आएगा। और यहाँ 0 लिख लीजिएगा। 0 में से 9 गया, तो माइनस के 9 आएगा। अब इन्हें जोड़ना है, तो माइनस के 9 और माइनस के 2 कितना होता है? -11। और 11 11 से कटता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। तो इसका मतलब ये संख्या किससे भी कटती है? 8 से भी कटती है। और ये संख्या किससे भी कट जाती है? 11 से। तो ये नंबर किससे भी डिवाइड हो जाएगा? ये 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम में बड़ा आसान होता है इस तरह के सवाल को कर पाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब बताइए, अगला क्वेश्चन कहता है, एक संख्या को 78 से डिवाइड करने पर भागफल 280 आता है। बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक संख्या है, उसे 78 से विभाजित करने पर भागफल कितना आता है? 280 आता है। और शेषफल कितना आता है? 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? तो बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। एक संख्या है, हमें नहीं पता है, इस संख्या को किससे भाग किया जाता है? 78 से भाग किया जाता है। अब एक बात बताओ, तो भागफल कितना आता है? तो वो कहता है 280 प्राप्त होता है। लेकिन शेष क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब इसने इसको पूर्णतः डिवाइड कर लिया। तो शेष क्या आया? 0 शेष आया। 0 शेष का मतलब है इस संख्या ने इस संख्या को पूर्णतः डिवाइड करा होगा, तभी तो शेषफल 0 हुआ है। तो भागफल कितना है? ये क्या है? इसका भागफल है। तो भागफल कितना है? 280। और शेष कितना है? 0 है। तो अब हमारे पास कोई संख्या होगी तभी तो कहेंगे। तो संख्या क्या मान लेते हैं हम? तो हम कह सकते हैं संख्या x मानी। तो आपको ये पता है ये क्या है? भाजक है। और भाजक किसके साथ गुणा करता है? भागफल के साथ और प्लस शेष। तो हम कह सकते हैं हमारे अनुसार संख्या क्या होनी चाहिए? x का मान कितना होना चाहिए? 280 गुणा 78 और प्लस 0। तो x का मतलब ये नंबर होना चाहिए। और इस नंबर को वह किससे डिवाइड करता है? 65 से डिवाइड करता है। तो इस नंबर को वह किससे डिवाइड करना चाहता है? 65 से डिवाइड करना चाहता है। तो आप जानते हैं, देखिएगा, 13 का टेबल याद है। तो 13 से जब डिवाइड करेंगे, देखिएगा,
13 पंजे कितना होता है, 65 होता है, और 13 छंग 78 होता है, और 5 इसको प्रॉपर डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं ये वाली संख्या 65 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, और जब डिवाइड हो जाती है तो शेष क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसका मतलब 5 बचा है, 5 280 को डिवाइड करेगा तो शेष कुछ बचेगा नहीं, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 11,368 और 11,338 और 11,863 और 12,638 में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, तो 11 से डिवाइड कौन सी है। तो एक एक लाइन में देखिए आंसर आएगा। तो मैं आपसे कहता हूं 11,368, तो अभी बताइए 11 का रूल क्या है, दो दो अंकों में लगता है। इस अंक से ये घटाइए तो कितना आएगा, -2। इस अंक से ये घटाइए तो आप कहेंगे -2 आएगा, और यह क्या लिखा है, 0 लिखा है। अब बताइए 0 में से एक गया तो आप कहेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। और ये जो अंतर आया है दो दो अंकों का, अब इन्हें जोड़ते हैं, 2 और 2 4 और 1 5, तो कितना आएगा, -5 आएगा। और ये अंतर यदि 11 से कट जाता है तो संख्या किससे कट जाती है, 11 से कट जाती है। तो आप कहेंगे पहली संख्या हमारी प्रॉपर किससे नहीं कट पाती, 11 से नहीं कट पाती, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से देखिएगा 11,638 लिखा है, तो अब मैं आपसे कहता हूं इसमें से ये घटाएंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, -5 आएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो आप कहते हैं यहाँ पर भी कितना आएगा, -5 आएगा। और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 0 लिख लीजिए, 0 में से एक जाएगा, -1 आएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे तो -5 कितना होता है, -10 और -11, और 11 माइनस का हो या प्लस का हो, 11 से 11 कटता है, नहीं कटता है। इसका मतलब ये नंबर किससे कट जाता है, 11 से डिवाइड हो जाता है, और यही इसका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 11,638 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा उसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी एकल एकल अंकीय अभाज्य संख्या ज्ञात करिए। एकल अंकीय का मतलब है केवल एक अंक की संख्या की बात कर रहा है, सबसे बड़ी तो सबसे छोटी। इस तरह का क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। उसने कहा एकल अंक का मतलब होता है एक अंक की, तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और सबसे बड़ी संख्या जो होती है, एकल अंक का मतलब एक अंक की बड़ी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है। तो अब एक बात बताइए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, एक अंक में 7 होगी, और सबसे छोटी 2 होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 7 है। और उसके बीच में क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो 7 में से 2 गया है तो कह सकते हैं हम कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं आपके साथ लगा रहूंगा, पूरा नंबर सिस्टम आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है।